स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में जिसमें आपके साथ मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डिस्कस करूंगा। हम बहुत ही एक जनरल ओवरव्यू लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। ये वीडियो उन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए हैं जो कोडर्स या डेवलपर्स नहीं हैं बट जिनको जिज्ञासा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या जानने की। ऐसे आईटी प्रोफेशनल्स जो नेटवर्क में हैं, सर्विस मैनेजमेंट में है, साइबर सिक्योरिटी में हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ही लाभदायक होगा। इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। पार्ट 1 में मैं जनरल ओवरव्यू डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ और पार्ट 2 में मैं एआई की साइबर सिक्योरिटी को डिस्कस करूँगा एक एग्जांपल के साथ। इस वीडियो में हम एआई को ह्यूमन लेंस द्वारा समझेंगे बिकॉज एआई और ह्यूमंस बहुत सिमिलैरिटीज़ शेयर करते हैं उनके इंटेलिजेंस सिस्टम में। तो ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझते हुए हमें एआई को समझने के लिए बहुत ही आसानी होगी। और दोनों ही ह्यूमन इंटेलिजेंस और एआई इंटेलिजेंस सिस्टम दोनों ही मॉडल और डेटा सेट्स के फंडामेंटल्स पर बेस्ड हैं, यानी कि एक मॉडल लगता है और उस मॉडल को डेटा सेट्स देने पड़ते हैं, तभी जाके ह्यूमन इंटेलिजेंस और या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चलता है। तो आइए पहले फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। हमारा जो बायोलॉजिकल मॉडल है उसमें क्या क्या है उसको देखेंगे और फिर हमारे लिए डेटा सेट्स क्या होते हैं जिनको हम कंज्यूम करके अपना इंटेलिजेंस बढ़ाते हैं उसको हम देखेंगे। तो पहले बायोलॉजिकल मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो हमारे बायोलॉजिकल मॉडल के कोर पर हमारा सर्वाइवल मैकेनिज़्म है, यानी कि कुदरत ने हमें ऐसे रिफ्लेक्सेस प्रोग्राम करके दिए हुए हैं हमारे अंदर जिनको यूज़ करके हम इस प्लैनेट पर सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, मान लीजिए, उसको ये नहीं पता होगा कि आग क्या है, लेकिन उस बच्चे को हीट का रिफ्लेक्स ज़रूर पता होगा। अगर उसको हीट लगती है आग से तो वो अपना उसका हाथ रिफ्लेक्स से, इंस्टिंक्ट से, ह्यूमन इंस्टिंक्ट से ज़रूर हटाएगा। और हमारे बायोलॉजिकल मॉडल में मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री भी है, डीएनए भी है, जेनेटिक्स भी है, लेकिन ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं ये एआई में नहीं पाए जाते हैं बिकॉज एआई में कोई सबकॉन्शियस प्रोसेस नहीं होता है और एआई का हार्डवेयर हमारे हार्डवेयर से अलग होता है, हमारी बॉडी से अलग होता है। तो इसीलिए हम सिर्फ बायोलॉजिकल मॉडल में उन कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जो हम में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों में कॉमन है। कौन से कंपोनेंट्स जैसे कि डिसीजन गेट्स और डिसीजन गेट्स नाम का जो कंपोनेंट है, या फिर मेमोरी और वेट्स नाम का कंपोनेंट है, या फिर करेक्शन मैकेनिज्म नाम का जो कंपोनेंट है, इम्प्रूवमेंट प्रोसेस नाम का जो कंपोनेंट है, मैथमेटिक्स नाम का जो कंपोनेंट है, ये हम में ये जनरल कंपोनेंट्स जो हैं हम में भी हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी हैं। तो ये हमारे बायोलॉजिकल मॉडल्स में भी हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल में भी हैं। तो इनको हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो 1 बाय 1 फिर इनको डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक्स को हम अगले स्लाइड पर डिस्कस करेंगे डीप में बिकॉज मैथमेटिक्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है और एआई को मैथमेटिक्स एट स्केल भी डिस्क्राइब किया जाता है, इसीलिए मैथमेटिक्स को हम अलग से कवर करेंगे। डिसीजन गेट्स वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। डिसीजन गेट्स नाम का जो कंपोनेंट है हमारे अंदर भी होता है, एआई के अंदर भी होता है। हमारा ब्रेन रेगुलरली बाइनरी डिसीजंस लेता है, जैसे कि हम उठें या बैठें, हम चलें या बैठें, जब हम बात करते हैं तो, या फिर जब चुप बैठते हैं। ये सारे जो बाइनरी डिसीजंस जो हमारा ब्रेन लेता है, या फिर हम रोड क्रॉस करते हैं, रुकते हैं, चलते हैं, ये सारे बाइनरी डिसीजंस जो हमारा ब्रेन लेता है, ये सारे डिसीजन गेट्स बने होते हैं इसके हमारे अंदर। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी जब कोई डिसीजन लेता है तो उसके अंदर ये डिसीजन गेट्स उसके लॉजिक में बने होते हैं। दूसरा कंपोनेंट है मेमोरी, जिसमें वेट्स और बायसेस भी आ जाते हैं। तो मेमोरी ये कंपोनेंट हमारे अंदर भी बहुत स्ट्रांग है और एआई के अंदर भी बहुत स्ट्रांग है। हम अपने मेमोरी के कंपोनेंट को यूज़ करके मेमोरी स्टोर करते हैं। और एक एग्जांपल द्वारा अगर आपको समझाऊं तो ब्रेन का बहुत ही अच्छा मेमोरी रिट्रीवल सिस्टम भी है। मान लीजिए आप अपने एक बचपन के दोस्त को 20 साल बाद मिले हो और उस दोस्त के अपीयरेंस में बहुत सारा चेंज आ गया होगा, लेकिन उसके सर्टन फीचर्स जो कभी चेंज नहीं होते ह्यूमंस में, जैसे कि आँखें, वॉइस, बात करने का ढंग, चलने का ढंग, ये कुछ फीचर्स हैं जो कभी चेंज नहीं होते। तो इनको हमारी मेमोरी में एक स्पेशल वेट असाइन कर दिया जाता है और इसके बेसिस पे फिर हम ह्यूमंस को या फिर चीज़ों को पहचानते हैं। वैसे ही एआई भी अपने मेमोरी में अलग अलग यूनिक फीचर्स को, चीज़ों के वेट्स देता है और उस बेसिस पे अपनी मेमोरी बिल्ड करता है। बायसेस की अगर मैं बात करूं तो बायसेस एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम में भी है और एआई में भी है। बायसेस हम में बहुत सारे खामियां भी पैदा करते हैं और एआई में भी बहुत सारी खामियां पैदा करते हैं। बायसेस जैसे कि अगर मैं बात करूं, मान लीजिए अगर आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस कुछ ऐसे बने हुए हैं जिसमें आप जो भी लोग चश्मा पहनते हैं उनको बहुत इंटेलिजेंट समझते हो, तो क्योंकि आपका कोई पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा रहा होगा, मे बी कोई फ्रेंड या कोई पहचान में ऐसा होगा जिसके साथ जो चश्मा पहनता था और जो काफ़ी इंटेलिजेंट था,
और काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन था, तो उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपका एक कॉग्निटिव बायस बन जाएगा, जिसको यूज़ करके आप आपका ब्रेन एक शॉर्टकट चलाएगा डिसीजन मेकिंग के लिए, जजमेंट के लिए। जब भी आप इस कॉग्निटिव बायस की वजह से जब भी आप कोई ऐसे व्यक्ति को देखोगे जो चश्मा पहनता है, तो आपका एक बायस बन जाएगा कि ये व्यक्ति इंटेलिजेंट है। भले ही वो व्यक्ति स्वभाव से एकदम गधा हो, लेकिन आपको वो बहुत इंटेलिजेंट लगेगा, क्योंकि आपका एक कॉग्निटिव बायस बन गया है। और ब्रेन इस कॉग्निटिव बायसेस को इसलिए बनाता है ताकि वो इनको एक शॉर्टकट्स की तरह यूज़ कर सके जजमेंट के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। एआई में भी बायसेस पाए जाते हैं। मान लीजिए एआई का अगर कोई हायरिंग सिस्टम है, उस हायरिंग सिस्टम को ट्रेन किया गया है रेज्यूम सिलेक्शन के लिए, तो अगर उसको ऐसे डेटा सेट्स दिए गए थे उसको ट्रेनिंग के दौरान जिसमें बहुत सारे मेल रेज्यूम्स थे और बहुत सारे मेल इंजीनियर्स हायर हुए थे उस पर्टिकुलर जॉब के लिए, तो एआई ये बायस ऑटोमेटिकली पिकअप कर लेगा। जहाँ पर वो फीमेल्स के भले वो हाईली क्वालिफाइड हों या इक्वली क्वालिफाइड हों उस पोजीशन के लिए, उनको रिजेक्ट करता जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेल्स को सिलेक्ट करेगा एज इंजीनियर्स उस प्रोफाइल के लिए, बिकॉज वो ऐसे डेटा सेट पे फीड हुआ है जिस डेटा सेट ने उसमें ये उसको बताया है कि मेल इंजीनियर्स ज़्यादा हायर हुए थे पास्ट में इस पोजीशन के लिए। अब रीज़न कुछ भी हो सकता है, राइट, बट एआई ये बायस सीख लेता है। और इस तरीके से एआई में भी फ्लॉज पाए जा रहे हैं, एरर्स पाए जा रहे हैं और खामियां पाई जा रही हैं। फिर हमारा करेक्शन मैकेनिज्म होता है, हम ट्रायल एंड एरर बेसिस के तौर पर काफ़ी सारी चीज़ें सीखते हैं। वैसे ही एआई में भी ट्रायल एंड एरर के बेसिस पे एआई काफ़ी कुछ सीखता है। हमारा इम्प्रूवमेंट प्रोसेस होता है, जैसे हमने कोई स्किल्स सीखी हम उसको रिपीट करते हैं और इम्प्रूव होते हैं। वैसे एआई भी कोई अगर स्किल सीख लेता है तो उसको रिपीट करता है, इम्प्रूव करता है और ऑप्टिमाइज़ करता है। अब बात करेंगे मैथमेटिक्स के कंपोनेंट के बारे में। मैथमेटिक्स का जो कंपोनेंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैथमेटिक्स का कंपोनेंट हमारे अंदर भी बायोलॉजी में बहुत स्ट्रॉन्ग है और एआई के अंदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा मात्रा में है। इमेजिन कीजिए एक छोटी दिनमर्रा की जो रोज़मर्रा की जो एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि उठ के चलना, सीढ़ियाँ चढ़ना, चाय पीना, ऐसी जो आप छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करते हो, इसमें भी आपका ब्रेन बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस पीछे चला रहा है आपको अच्छे से ये एक्टिविटीज़ करने के लिए। इसका क्या मतलब निकलता है, हम एक चाय के कप के एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। अगर आप मान लीजिए आप चाय पी रहे हो, आपने अपना हाथ चाय के कप की ओर बढ़ाया, आपकी आँखों को, आपके हाथ को डिस्टेंस भांपना है उस कप से आपका कितना है, तो ब्रेन पाइथागोरस थ्योरम नाम की कोई इक्वेशन जैसा कुछ मैकेनिज्म हमारे अंदर है जो चलाता होगा डिस्टेंस एस्टिमेट करने के लिए। वैसे ही कितने फोर्स से आपको कप पकड़ना चाहिए, उसके लिए न्यूटन का ये सेकंड लॉ की जो इक्वेशन है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ऐसी कोई इक्वेशन चलाता होगा। फिर स्टैटिस्टिक्स भी हमारे अंदर है, जैसे कि अगर मान लीजिए पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे आपने कभी कभार कप गिराया होगा क्योंकि कप स्लिपरी होगा गीला होने की वजह से, तो इस बार अगर कप गीला है तो आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली एडजस्ट करेगा बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंसेस के कि आपका फोर्स कितना होना चाहिए उसको पकड़ने के लिए, आपकी टैक्टिक क्या होनी चाहिए उसको पकड़ने के लिए। तो एग्जैक्टली ये इक्वेशंस नहीं चलती हैं हमारे अंदर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बट ऐसा ही कुछ मैथ्स जो कुदरत ने हमारे अंदर डिज़ाइन किया गया है वो चलता है हमारे अंदर। और एआई के अंदर भी ऐसे ही मैथमेटिकल इक्वेशंस चलते हैं जो इनको यूज़ करके एआई भी डिस्टेंस भांपता है, डिसीजन मेकिंग करता है। तो ये बहुत ही एक मज़ेदार चीज़ है अगर आप सोचोगे कि हमारे अंदर मैथ्स है बहुत सारा जो हमारे दिनमर्रा के एक्टिविटीज़ को, रोज़मर्रा के एक्टिविटीज़ को करने में हमको हेल्प करता है। अब क्योंकि हमने सीख लिया कि हमारे बायोलॉजिकल मॉडल के अंदर जनरल कंपोनेंट्स क्या हैं और एआई के अंदर जनरल कंपोनेंट्स क्या हैं, तो ये कंपोनेंट्स जो हैं मैथमेटिक्स, डिसीजन मेकिंग, मेमोरी, ये कॉमन है हमारे अंदर और एआई के अंदर। जेनेटिक्स, डीएनए, ये वाले मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, ये जो कंपोनेंट्स हैं ये एआई के अंदर नहीं एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए हमने इनको डिस्कस नहीं किया। लेकिन एज ह्यूमंस हमारे बायोलॉजी में ये कंपोनेंट्स ज़रूर एग्जिस्ट करते हैं। अब दूसरे फंडामेंटल की बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे इंटेलिजेंस के लिए, वो है डेटा सेट्स। कि हम डेटा सेट्स कहाँ से लेते हैं, क्योंकि हमारे इंटेलिजेंस सिस्टम को बढ़ने के लिए डेटा सेट्स की ज़रूरत है। हमको भी इन्फॉर्मेशन कंज्यूम करनी पड़ेगी, एक्सपीरियंसेस लेने पड़ेंगे, तब जाके हमारी इंटेलिजेंस सिस्टम बढ़ती है, राइट। तो हम पहला तो डेटा सेट में कहूँगा कि नेचर और एनवायरनमेंट से लेते हैं। हमारा एनवायरनमेंट, हमारी कुदरत हमको काफ़ी सारा डेटा सेट देती है जो हम अपने 6 इंद्रियों द्वारा, नाक, कान, त्वचा, आँखों द्वारा ग्रहण करते हैं और अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को बढ़ाते हैं, एक्सपीरियंसेस लेते हैं। दूसरा, हमारे चाइल्डहुड में, हमारे बचपन में हमारे माँ बाप, हमारे इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स, ये हमारे डेटा सेट का हिस्सा बनते हैं। ये हमें काफ़ी कुछ सिखाते हैं, काफ़ी कुछ डेटा सेट्स देते हैं, हमारे साथ बात करके, हमारे साथ खेल कर, हमें तौर तरीके सिखाकर, चलना सिखाकर, बोलना सिखाकर। फिर
हम स्कूल जाते हैं, स्कूल में एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग होती है, तो स्कूल्स और अन्य इंस्टीट्यूशंस हमें एक स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोवाइड करते हैं, बुक्स प्रोवाइड करते हैं, एक मेथडोलॉजी प्रोवाइड करते हैं लर्न करने की। तो हम वहाँ से भी काफ़ी सारा डेटा सेट्स इकट्ठा करते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम दोस्त बनाते हैं, कम्युनिटीज़ में शामिल होते हैं, हमारा सोशल इंटरेक्शन बढ़ता है, हम उसके द्वारा भी काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन ग्रहण करते हैं और ये भी हमारे डेटा सेट्स बन जाते हैं। हमारे दोस्त, वो लोग, हमारे एक्सपीरियंसेस जिनके साथ हो रहे हैं, हमारा एक्सपोजर जिनके साथ हो रहा है, हमारी कॉन्वर्सेशंस दिन भर की, ये भी हमारा डेटा सेट्स बन जाते हैं। और इन सब से हम अपने 6 इंद्रियों को यूज़ करके ये सारा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, डेटा सेट्स ग्रहण करते हैं और अपने इंटेलिजेंस सिस्टम को बढ़ाते हैं। ऐसे ही एआई भी काम करता है। एआई में भी ये सारे कंपोनेंट्स हैं जैसे कि हमने बात किया। और अभी एआई के लिए डेटा सेट्स क्या हैं? एआई के लिए पेरेंट कौन है? एआई के डेवलपर्स। वो एआई को ये सारा डेटा सेट्स प्रोवाइड करते हैं। मोटा मोटा अगर मैं डेटा टाइप की अगर बात कर लूँ, डेटा सेट टाइप की अगर बात कर लूँ, तो एआई इमेजेस और टेक्स्ट का पूरा डेटा ग्रहण करता है। वॉइस, इमेजेस, टेक्स्ट, बाइनरी डेटा, ये सब कुछ ग्रहण करता है और अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाता है। अब कोई भी मॉडल हो एआई का, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हो, विजन मॉडल हो, चैट जीपीटी हो, ये डेल ई हो, ये अल्फागो, ऐसे कोई भी मॉडल्स हों, उनमें ये स्ट्रक्चर कॉमन होगा, ये डिज़ाइन कॉमन होगा कि उनका एक मॉडल होगा और वो मॉडल में ये कंपोनेंट्स जनरल तौर पे होंगे ही होंगे। मैथमेटिक्स, डिसीजन गेट्स, मेमोरी, और भी बहुत सारे स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होंगे जो मॉडल टू मॉडल डिफ़र करेंगे, लेकिन ये वाले कंपोनेंट्स कॉमन हैं। कोई भी मॉडल एआई का आप उठा लीजिए, उसमें ये कंपोनेंट्स होंगे ही होंगे। और दूसरा डिज़ाइन ये कॉमन होगा कि कोई भी एआई को चलने के लिए उसको डेटा सेट्स लगेंगे ही लगेंगे। तो अब ह्यूमंस जब कॉलेज जाते हैं, बड़े होते हैं, तो ह्यूमंस अलग अलग फील्ड्स की स्पेशलाइजेशंस करते हैं और अलग अलग फील्ड्स के एक्सपर्ट्स बनते हैं, राइट। अगर कोई मेडिकल का विद्यार्थी है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, तो वो फिर वो फील्ड चूज़ करेगा और उसके अंदर माहिर बनेगा और उसके डेटा सेट्स को कंज्यूम करके उस फील्ड का एक्सपर्ट बनेगा। वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी क्या होता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी अलग अलग कैटेगरीज़ हैं। जैसे कि मशीन लर्निंग एक कैटेगरी है जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन जैसी एप्लीकेशंस आ जाती हैं। और मशीन लर्निंग में क्या होता है कि ऐसा एआई सॉफ्टवेयर जो डेटा को ग्रहण करके रिकमेंडेशंस सीखता है, वो वाले एप्लीकेशंस इसके अंदर आ जाते हैं। जैसे कि अमेज़ॉन आपको प्रोडक्ट रेफ़र करता है, नेटफ्लिक्स आपको वीडियोस रेकमेंड करता है, पास्ट यूज़र्स के पास्ट बिहेवियर को स्टडी करता है। तो यूज़र्स के पास्ट बिहेवियर को स्टडी करके जो भी आपको कुछ रेकमेंड करेगा वो ज़्यादातर मशीन लर्निंग कैटेगरी के अंडर फॉलो हो जाएगा। उसके बाद एक डीप लर्निंग नाम की कैटेगरी आती है, सब कैटेगरी एआई के अंदर। डीप लर्निंग के अंदर टेस्ला का एग्जांपल लेते हैं। टेस्ला के जो ऑटोनोमस कार्स हैं, तो डीप लर्निंग में उसको ऐसा डेटा दिया जाता है जिससे ये एआई सॉफ्टवेयर इस फील्ड का माहिरता हासिल कर लेता है। वैसे ही रीइंफोर्समेंट नाम की लर्निंग कैटेगरी है जिसके अंदर अल्फागो नाम के जैसे सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं। अल्फागो नाम का सॉफ्टवेयर एक गेमिंग सॉफ्टवेयर था जिसको बहुत सारे गेम्स का डेटा दिया गया था और उसने बहुत सारे गेम्स खुद के अगेंस्ट खेल कर इस गो नाम की गेम को बहुत अच्छे से खेलना सीखा। और काफ़ी सारे रीइंफोर्समेंट लर्निंग की कैटेगरी के अंदर अगर आप देखोगे तो काफ़ी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के सॉफ्टवेयर्स भी आ जाएंगे, बिकॉज रीइंफोर्समेंट लर्निंग कैटेगरी में एआई ट्रायल एंड एरर बेसिस पे सीखता है, खुद के साथ कुछ चीज़ें सीखता है, खेलता है। वैसे ही जेनरेटिव एआई नाम की कैटेगरी है। अगर आप एआई को बहुत सारा लार्ज लैंग्वेज मॉडल का डेटा दे रहे हो, जैसे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो फाइल्स, इमेजेस, बहुत कुछ दे रहे हो और उसकी ट्रेनिंग कर रहे हो, तो आप उसको एक जेनरेटिव एआई कैटेगरी का एआई बना रहे हो। जेनरेटिव एआई, जेनरेटिव नाम से ही अगर आप सोचोगे तो जेनरेटिव का मतलब है जनरेट करना। तो ऐसा एआई सॉफ्टवेयर जो डेटा को कंज्यूम करके इमेजेस, टेक्स्ट, वीडियोस ये सब क्रिएट करता है, वो जेनरेटिव एआई नाम की कैटेगरी के अंडर फॉल हो जाता है। वैसे ही एनएलपी नाम की कैटेगरी है जिसके अंदर एलेक्सा, सिरी नाम के एआई सॉफ्टवेयर्स आ जाते हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं, तो इनको ह्यूमन लैंग्वेज का डेटा दिया जाता है। तो जैसे ह्यूमन फील्ड्स में फिर ह्यूमन इंटेलिजेंस फील्ड्स में जैसे ये सारी कैटेगरीज हमने देखी, साइंस, मेडिकल साइंसेस, टेक इंजीनियरिंग, और इनको वैसे ही एआई के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ब्रॉड कैटेगरी है और उसके अंदर ये सारी सब कैटेगरीज हैं। अब अल्फागो
रीइंफोर्समेंट लर्निंग की कैटेगरी में आता है। इसके बारे में मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा बिकॉज काफ़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पे एक इवेंट हुआ था एआई की हिस्ट्री में। 2016 में डीप माइंड नाम की कंपनी ने ये अल्फ़ागो सॉफ्टवेयर बनाया, एआई सॉफ्टवेयर बनाया। इसको काफ़ी सारी मिलियंस ऑफ गेम्स दी गो नाम के गेम की खेलने के लिए। अभी गो नाम की गेम जो है वो चेस से भी 10 टाइम्स ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। एक 3000 साल पुरानी चाइनीज़ गेम है गो। और अल्फ़ागो नाम के सॉफ्टवेयर ने काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ गेम्स को स्टडी किया, खुद के साथ काफ़ी बार ये गेम खेली और इसमें एक्सपर्टीज़ हासिल की। और उसके बाद मार्च 2016 में ली सेडोल नाम का जो वर्ल्ड 18 टाइम्स जो वर्ल्ड चैम्पियन रह चुका है साउथ कोरिया का प्लेयर, उसके साथ अल्फ़ागो की टूर्नामेंट रखी गई 5 मैचेस की, जिसमें अल्फ़ागो ने 4 मैचेस में ली सेडोल को हराया। काफ़ी चौंकाने वाला ये इवेंट था बिकॉज इसमें मूव 37 नाम का एक मूव एआई ने मेक किया था, इस अल्फ़ागो ने मेक किया था, जो उसने कोई गेम से सीखा नहीं था बल्कि खुद होके अपने क्रिएटिविटी से ये नया मूव मेक किया था। तो वहाँ पर अल्फ़ागो ने काफ़ी जैसे ही मूव नंबर 37 मेक किया तो पहले तो कमेंटेटर्स को लगा कि अल्फ़ागो गलती कर रहा है, ये मूव उसने मेक किया है जो किसी को समझ में नहीं आया पहले। लेकिन बाद में लोगों को जब ये मूव समझ में आया तो तब पता चला कि ये मूव इतना यूनिक था कि जो 3000 सालों में किसी ह्यूमन ने मेक नहीं किया था। तो अल्फ़ागो ने एक नया मूव डिस्कवर किया और उसे खेला और उसे खेल कर ली सेडोल को हराया। तो ये 2016 में ये एक काफ़ी लोगों का देखने का नज़रिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चेंज हुआ और कह सकते हैं कि 2016 से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रूली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बना। और उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट में काफ़ी रेवोल्यूशन आया और इस पर काफ़ी इन्वेस्टमेंट होने लगा और फिर काफ़ी सारी इसकी डेवलपमेंट शुरू हो गई। बिकॉज यहाँ पर पहले साइंस दिखे कि जहाँ पर ट्रूली क्रिएटिविटी दिखी, जहाँ पर अल्फ़ागो जैसा एआई सॉफ्टवेयर सिर्फ मिमिक नहीं कर रहा था ह्यूमंस को, बल्कि नए यूनिक इंस्टिंक्ट्स दिखा रहा था, ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स जैसे। अब इस स्लाइड पर मैंने एआई कैटेगरीज़ की कुछ सब फील्ड्स भी दिखा दी हैं। अगर आपको उनको ह्यूमंस की फील्ड्स के साथ कंपेयर करके देखना है तो और वो उनका क्या स्कोप है तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके एआई कैटेगरीज़ को और अच्छे से स्टडी कर सकते हो। उसके बाद वीडियो एंड करने से पहले मैं एक पैरामीटर साइज़ नाम के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करना चाहूँगा। बिकॉज पैरामीटर साइज़ नाम का कॉन्सेप्ट एआई को मेजर करने के लिए, उसकी कैपेसिटी को मेजर करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज जितने ज़्यादा पैरामीटर काउंट होगा एक एआई मॉडल का, उतना ज़्यादा उसकी क्षमता होगी, उतना ज़्यादा वो एक्यूरेट होगा, उतना ज़्यादा क्वालिटी में अच्छा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ChatGPT 2 और 3 इनका जो पैरामीटर काउंट है वो ChatGPT 4 के मुकाबले काफ़ी कम था। इसीलिए ChatGPT 4 अब एक एडवांस एआई मॉडल कहलाता है जो इमेजेस को भी प्रोसेस कर पाता है, इमेजेस क्रिएट कर पाता है, जो टेक्स्ट को स्टडी कर पाता है, नया टेक्स्ट जनरेट कर पाता है, जो वीडियो जनरेट कर पाता है, वीडियोस को प्रोसेस कर पाता है। तो काफ़ी सारी कैपेबिलिटीज़ उसके पास हैं और वो ज़्यादा एक्यूरेट है, ज़्यादा फास्ट है कंपेयर टू प्रीवियस वर्जन्स के। वैसे ही मैं एक यहाँ पे फन फैक्ट दिखा रहा हूँ कि ह्यूमन ब्रेन में अब पैरामीटर्स तो नहीं होते, लेकिन न्यूरो साइंस में सिमिलर टर्म है सिनेप्सिस। ह्यूमन ब्रेन के अंदर कहते हैं कि मोर देन 100 ट्रिलियन सिनेप्सिस होते हैं जो हम जनरल इंटेलिजेंस के लिए, रीजनिंग के लिए, क्रिएटिविटी के लिए हम यूज़ करते हैं। और तो जितना ज़्यादा पैरामीटर होगा एक एआई का, उतना ज़्यादा एआई अच्छा होगा। अगर आपको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके बताऊं पैरामीटर्स क्या होते हैं तो पैरामीटर्स को समझ लीजिए एक म्यूज़िक कंसोल पर जैसे ये नॉब्स होते हैं, जितने ज़्यादा नॉब्स होंगे उतना ज़्यादा आपका कंसोल म्यूज़िक में वेरिएशंस पैदा कर सकता है, मिक्सिंग कर सकता है, राइट। तो वैसे ही जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे एक एआई में, उतना ज़्यादा आपका मॉडल ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड, ज़्यादा एक्यूरेट, ज़्यादा केपेबल होगा। हम पैरामीटर साइज़ को इसलिए डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज ये इंपॉर्टेंट टर्म है एआई में। और इसके साथ साथ इस हमारा जो सेकंड वीडियो होगा साइबर सिक्योरिटी का एआई पे, उसमें पैरामीटर साइज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। बिकॉज पैरामीटर साइज़ के बेसिस पे अगर आपका एआई मॉडल का आप सिक्योरिटी इम्पैक्ट जज कर सकते हो। जैसे अगर मेरा एक ऐसा एआई मॉडल है जिसका पैरामीटर काउंट बहुत ज़्यादा है, विच मीन्स उसकी मुझे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी बिकॉज वो मॉडल बहुत ही इंटेलिजेंट मॉडल है, बहुत केपेबल मॉडल है और मे बी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग दे के उसकी लर्निंग करवाई होगी और उसको बड़ा किया होगा। तो
इन यहाँ पर फिर वीडियो एंड करते हैं। पार्ट 2 के इस वीडियो में हम एक एआई मॉडल को इंस्टॉल करेंगे। मैं लाइव इंस्टॉलेशन नहीं दिखाऊंगा, मैंने पहले से इंस्टॉल कर रखा है एआई मॉडल अपने पीसी पर, और उसको उसके मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं एपीआई से एक्सेस करते हुए, उसके साथ इंटरेक्ट करते हुए, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और फिर हम साइबर सिक्योरिटी रिस्क के बारे में बात करेंगे एआई में, और कैसे अटैकर्स आपके एआई मॉडल को हैक कर सकते हैं, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे पार्ट 2 में। ऑल राइट देन, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।